नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मेरी मौजूदगी पहलगाम में है और मेरे पीछे हापत नार के जंगलों की रेंज यहां से शुरू हो जाती है, जहां पर एक बड़ा मैसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो आतंकी छिपे हैं उनकी धरपकड़ के लिए, और कोशिश यह है कि जल्द से जल्द उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। लेकिन इस बीच डर है, सदमा है पाकिस्तान में, और डर इस बात को लेकर है कि कहीं 2-4 दिन में भारत पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो जाए। उनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भारत के साथ कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, कभी भी भारतीय सेना घुस सकती है। ये हालत है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की। बिलावल भुट्टो की जुबान बदल गई है। वो अपनी सरकार को सीख दे रहे हैं कि शिमला समझौता रद्द करने की जल्दबाजी न करो, उड़ लेने के देने पड़ सकते हैं। ये हालत हो गई है बिलावल भुट्टो की, जो कह रहे थे कि सिंधु नदी में पानी नहीं तो खून की नदियां बहा देंगे। लेकिन इस बीच एक और खबर है, और खबर यह कि पाकिस्तान इतना डरा है भारत के S-400 से कि उसने ले जाकर पासनी एयरफील्ड पर अपने F-16 विमानों को छिपा दिया है कि कहीं रेंज में ना जाए। करेंगे चर्चा कि निर्णायक जंग का वक्त क्या आ चुका है, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब भारत का मिशन बदला, आखिरी चरण में है। अब भारत कभी भी पाकिस्तान से हिसाब चुकता कर सकता है। इस बार पाकिस्तान को माफ नहीं बल्कि साफ करने की बारी है, क्योंकि पहलगाम में धर्म पूछकर मारा ही नहीं, धर्म देखकर मरने भी दिए। आतंकी हमले के बाद लोग इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। पहलगाम हमले का नया वीडियो खून खौलाने वाला है। इस वीडियो में साफ दिख रहा कि कैसे धर्म पूछ कर निहत्थे लोगों को मारा गया। हमले के बाद से हर भारतीय का खून खौल रहा, तो वहीं अब पाकिस्तान दहशत में है। पाकिस्तान डरा हुआ है। जो पाकिस्तान के नेता भारत को गीदड़ भभकी दे रहे थे, वो अब बातचीत की भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान में पूरी तरह से खलबली मची है। पीओके में मौजूद आतंकी कैंप में खलबली है। मुनीर की डरपोक सेना आतंकियों के कैंपों को खाली करवा रही। आतंकी आर्मी की शरण में छिप रहे, क्योंकि अब वो भी जानते हैं कि भारत हिसाब पूरा चुकता करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो कल तक भारत को न्यूक्लियर पावर का डर दिखा रहे थे, अब उन्हें भी जंग का डर सता रहा। ख्वाजा आसिफ का कहना है, आने वाले कुछ दिन बहुत अहम होंगे। हमें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, क्योंकि युद्ध का खतरा मंडरा रहा। 1, 2, 3 या 4 दिनों में युद्ध की पूरी संभावना है। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. That is a possibility, a very clear and stark possibility. Cannot be ruled out. We are absolutely ready, at high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to respond, and inshallah we'll give a befitting response to India. I would still believe and very firmly believe that nuke will not be an option, because it will destroy both countries, पाकिस्तानी नेताओं में डर इस कदर छाया है कि जो बिलावल भुट्टो खून की नदियां बहा देने की बात कर रहा था, अब वही बिलावल भुट्टो बातचीत से मसले का हल निकालने की बात कर रहा। बिलावल भुट्टो ने शिमला समझौते को रद्द करने पर शहबाज सरकार को आड़े हाथों लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, शहबाज शरीफ सरकार को शिमला समझौते से बाहर आने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भारत अगर सही मायने में आतंकवाद को खत्म करना चाहता है तो बातचीत ही इसका रास्ता है। पाकिस्तान इतना डर गया है कि उसने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को ग्वादर में छिपा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने उन्नत F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े के आधे से अधिक हिस्से को अरब सागर तट पर ग्वादर में स्थित पत्नी एयरफील्ड में शिफ्ट किया है। इसका प्रमुख कारण इन विमानों को भारत की S-400 मिसाइल सिस्टम की रेंज से दूर रखना है। भारत रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम के रडार से उनके F-16 लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर सकता है। पाकिस्तान को यह भी डर है कि अगर उसने F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया तो इससे अमेरिका नाराज हो सकता है। अमेरिका ने इन विमानों को सिर्फ आतंकवाद रोधी मिशनों में इस्तेमाल करने की शर्त पर पाकिस्तान को बेचा है। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले में 26 सैलानियों की जान लेने वाले आतंकी की पहचान का दावा किया जा रहा। सूत्रों के मुताबिक
हमले के पीछे आतंकी हाशिम मूसा के हाथ होने के सुराग मिले। पाकिस्तान का नागरिक और स्पेशल फोर्सेज का पूर्व पैरा कमांडो है हाशिम मूसा। हाशिम मूसा पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप SSD से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लश्कर तैयबा के साथ सक्रिय हो गया था। उसे जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय नागरिकों, भारतीय और विदेशी पर्यटकों और सुरक्षा बलों को टारगेट करने का निर्देश मिला था। साफ है, भारत को गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान को अपनी औकात पता है। अब पाकिस्तान को समझ आ गया है कि औकात से बाहर जाने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने पड़ेंगे। अब पाकिस्तान को समझ आ गया है, उसका नामो निशान मिटने वाला है। अब पाकिस्तान समझ चुका है कि उसके किए की सजा उससे मिलनी है। हर हिंदुस्तानी को इंतजार है पाकिस्तान से संपूर्ण बदले का। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मेहमानों से करवाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाजिया इलाई खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, कर्नल शिवदान सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रही है सना खान, जो कि वहां की पत्रकार है, कामिल मीर वहां के पत्रकार, और फखर यूसुफ जई हैं जो वहां के पत्रकार हैं। तो 3 पत्रकार हैं पाकिस्तान के हमारे साथ। सना खान, आपसे शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है। हमने तो कहा ही नहीं कि हम पाकिस्तान से जंग लड़ने आ रहे हैं। कामिल मीर, आपसे सवाल है। हमने तो कहा ही नहीं कि हम पाकिस्तान से जंग लड़ने आ रहे हैं। हमने तो कहा कि आतंकी और उनके आका जहां छिपे होंगे वहां आकर हम हिसाब पूरा कर देंगे। डरे हुए हैं, गजब डरपोक है आप लोग, मानना पड़ेगा। पाकिस्तानी तो हंसते हैं जैसी आप बातें करते हैं। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे किन लोगों ने आप पर हमला किया है। पाकिस्तान ने आपको ये पेशकश की है कि आए मिलकर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या किसी भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ये करवा लें आप, और आइडेंटिफाई करें अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। लेकिन आप लोगों के सर पर शायद जुनून है पाकिस्तान का सवार हुआ, पाकिस्तान का इतना फोबिया है कि आप हर चीज में पाकिस्तान का नाम लेते हैं। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप पॉजिटिव सोचा करें और ये पहले आइडेंटिफाई करें कि आप पर हमला किसने किया। अभी मैं आपकी बुलेटिन सुन रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि अभी तक आप लोग ट्रेस नहीं कर पाए उन दहशतगर्दों को जिन्होंने 26 मासूम जानों को, जिनकी डेथ हुई है, मारा है उनको। लेकिन पहले आप आइडेंटिफाई तो करें, फिर आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी कीजिएगा। आप लोगों को मेरे पास मुझे लगता है कि आप लोगों के पास कोई ज्यादा खबरें नहीं होती। नहीं, आइडेंटिफाई कर लिया है कामिल मीर साहब। आइडेंटिफाई करने की हमारी आदत इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले की रही है। हमने आइडेंटिफाई 26/11 में भी किया था, हमने आइडेंटिफाई संसद हमले में भी किया था, पठानकोट में भी किया था, उरी में भी किया था। अभी तो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आइडेंटिफाई भी करते हैं। अभी अंतर आ गया कामिल मीर साहब कि साहब अब आपको सबूत नहीं देंगे, और इसलिए सबूत नहीं देंगे कि आप सबूत को डस्टबिन में डालते हैं। इसलिए सबूत नहीं देंगे कामिल मीर कि आप सबूत को डस्टबिन में डालते हैं। तो अब आपकी बातों को डस्टबिन में डालेंगे, तो इसलिए सबूत नहीं देंगे, अन्ना इन्वेस्टिगेशन आपसे साझा करेंगे। एक बात है, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो भाई आपके सवाल करने का क्या फायदा। मेरा जवाब ले लें, फिर आप अपनी बात कीजिएगा। इस तरह शोर मचाने से तो कुछ नहीं होगा। आप हमें ना कोई सबूत दे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो देना। ये तो नहीं हो सकता कि जो आप सही समझ रहे हो वही सही हो। सही तो वो समझ होगा ना जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसका साथ देगी। अभी तक तो किसी ने दे दिया, इंडिया के मौकफ को दे दिया, तस्लीम नहीं किया। कामिल मीर साहब दे दिया। 30 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स को यहाँ पर बुलाकर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने सबूत दे दिया। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप हवा में उड़ते रहिए। इंडिया के अंदर जो हमला हुआ है उसमें जो भी जितनी भी हलाकतें हुई हैं, जितने लोग मारे गए हैं, उसके ऊपर सब ने अफसोस का इजहार किया, मजम्मत किया। किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ये सिर्फ आपके कामिल मीर गुजारिश करूं सर आपसे, कामिल मीर गुजारिश करूं सर, ये कंडमनेशन नहीं चाहिए, आपकी आलोचना नहीं चाहिए, ना आपकी निंदा चाहिए सर। प्लीज, ऐसी सब बातें ना अंदर से परेशान करती हैं, इसलिए कि आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है, और हर बार डबल स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। और सिर्फ भारत कहता हुआ ऐसा नहीं है, साबित हो चुका है सर कि आप आतंकी मुल्क है, और इसलिए साबित हो चुका है कि एबटाबाद में अमेरिका आकर घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार देता है। उसके बाद पूरी दुनिया को किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। आप बीजेपी की बी टीम बने हुए हैं, आपने ना तो जर्नलिज्म करनी होती है, आपको शिवम त्यागी पाकिस्तान मुल्क कोई सीरियस। चलिए ठीक है, कामिल मीर आता हूं। शिवम त्यागी, ये नाले हमें सीरियस, नाले भारतीय मीडिया को सीरियस, इनके मुल्क को ही कोई सीरियस नहीं लेता है पूरी दुनिया में। ये हमें क्या सीरियस लेंगे, चाहिए भी नहीं। देखिए राकेश जी, मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं यहां पर। इनको लगता है कि भारत का मीडिया जो है मोदी की बी टीम बनी हुई है, तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान की जो मीडिया है वो भी मुझे लग रहा है मोदी की सी टीम है। ये इनका डॉन अखबार है, इसने लिखा है
by special correspondent Dawn newspaper April 29, 2025, Islamabad, Pakistan finds itself in unprecedented turmoil as internal instability reaches critical level following a string of high profile resignations within the military. यानी कि मिलिट्री में से लोग रेजिग्नेशन दे देकर भाग रहे हैं. ये टॉप सीक्रेट ISI इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली एग्जीक्यूटिव समरी. Unrest in Azad Kashmir has escalated to critical levels. Protests in Srinagar, Skadu and Ghancha districts have evolved beyond local grievances and are showing signs of organized separatist sentiments. Intelligence intercepts indicates external narratives of indigenous liberation. इसके अलावा तीसरा सुन लीजिए जी. ये एक और चिट्ठी इनकी है. The incident done by Mujahideen with Pahalgam has escalated and now there are fears of war with India, leading to huge requests for resignation and desertion. ये आपके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हैं जो आपकी मीडिया लगातार प्रिंट कर रही है. सब्जेक्ट कॉन्फिडेंशियल, हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम रावलपिंडी, ये सब आपके, आपका एक ये JF-17 अभी क्रैश हुआ रावलपिंडी, ये सब आप ही के कागज है भाई. प्लीज बीच में नहीं बोला. अभी तो ज्ञान दे रहे थे कि डिबेट करने नहीं आती. आपको डिबेट करनी नहीं आती क्या? उनकी बातों को भी नहीं, आपको डिबेट करनी नहीं आती. अभी तो ज्ञान दे रहे थे अपने लीडर. अरे ज्ञानी बाबा रुक जाइए. अभी तो ज्ञान दे रहे थे कि डिबेट करनी नहीं आती. मैं तो शालीनता से बात कर रहा हूँ. मेरी बात रखने दीजिए ना. फिर उसके बाद बोले थे पाकिस्तान पे इतनी बेचैनी क्यों है? इन्वेस्टिगेशन करो. अरे प्लीज रुकिए ना जरा. इन्वेस्टिगेशन हो गई. ओसामा बिन लादेन के मामले में इन्वेस्टिगेशन करी थी ना आपका. प्लीज आप इनको रोकेंगे. राकेश जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला. इनको डिबेट करनी आती नहीं. ये कैसे जर्नलिस्ट है जो इनको डिबेट भी करनी नहीं आती? ठीक है. कामिल मीर सुनिए सर, सुनिए. यहाँ पर आज अच्छी बात है कि पाकिस्तान से 3 मेहमान हैं और तीनों पत्रकार हैं सर. तो पत्रकारिता और डिबेट में क्या डिसिप्लिन होता है सर, ये सिखाने की जरूरत ना पड़े. मान लिया कि आपके मुल्क में डिसिप्लिन का डी नहीं होता है, लेकिन फिर भी सुना करिए सर प्लीज. ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का चैनल है सर. तो यहाँ चीजें थोड़ी सी डिसिप्लिन से होती है. तो रुक जाइए, सुनिए, फिर आ जाऊंगा. काउंटर कर दीजिए प्लीज. अब बीच में मत बोलिए भाई, मत बोलो. ये बीच में इधर से उधर तारों से कूदने की आदत कब जाएगी आपकी? कामिल में रुक जाइए सर प्लीज. कूदते रहते हो और वरना मुझे डिसिप्लिन छोटा पड़ेगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा. तो रुक जाइए प्लीज. मुझे अपने समय में बोलने दीजिए. थैंक यू. मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं. नहीं, मैं एक ही, प्लीज मैं इनके बीच में नहीं बोला. मेरा आपसे निवेदन है, इनके 10,000 से ज्यादा रेजिग्नेशन नहीं, सिर्फ शिवम की आवाज होने जा रही है पीछे. ध्यान रखिए. हैवी आर्टिलरी की आजाद कश्मीर में जरूरत है, इनके लोग कह रहे हैं. इनके पास हथियारों की प्रॉब्लम हो रही है, इनके लोग कह रहे हैं. इनकी फैमिलीज जो है ये छोड़ भाग रही हैं पाकिस्तान को, इनके लोग कह रहे हैं. इनकी मीडिया कह रही है. इनका JF-17 रावलपिंडी में क्रैश हुआ, इनके लोग कह रहे हैं. अरे भाई, इतना क्यों आतंक फैला हुआ है? अब इन्वेस्टिगेशन क्यों कहे जा रहे हैं? अरे इन्वेस्टिगेशन इस दुनिया ने करी है. आपके रक्षा मंत्री का कहना है दैट वी डिड डर्टी जॉब्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली द वेस्टर्न वर्ल्ड. कहा ना, आप ही के रक्षा मंत्री ने कहा. विषय साफ है. अरे चोरों, हराम नहीं, आरामखोरों, इतना भी क्या डरना है भाई? मतलब कमाल बात है. अब युद्ध लड़िए ना. जब आतंकवाद करते हो, जब नीचे आते हो, जब 1999 में सरहद पर घुसते हो, जब आतंकवादी भेजते हो, जब कसाब को भेजते हो, जब ओसामा को दुनिया में भेजते हो, तब समझ में नहीं आता कि इन्वेस्टिगेशन नहीं, कभी ना कभी कोई व्यक्ति जो है पलटकर जवाब देगा ही. लीजिए पलटकर जवाब. विषय बहुत साफ है. अगर इस देश में आतंकवाद करोगे तो प्रूफ तो दुनिया को दिखाए जाएंगे, लेकिन जवाब दिया जाएगा, घर में घुस के मारा जाएगा. अब आर्मी भी भाग रही है, खानदान भी भाग रहे हैं, फैमिली भी भाग रही है. नहीं, लेकिन एक चीज है, मैं आगे बढ़ता हूँ. शिवम आता हूँ. एक चीज मैं सर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ. शिवम एक चीज गुजारिश कर रहा हूँ. आप हिंदुस्तान में रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है, तो एक चीज गुजारिश कर रहा हूँ जो मैंने कहा. बाकी तो सरकार तय करेगी मुल्क के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए. लेकिन एक बात मेरी दिली इच्छा है कि ये सबूत दुनिया भर को दिखाइए, पाकिस्तान को ना दिखाइएगा. इनकी आदत डस्टबिन में डालने की है. अब इन्हें जो इनके यहाँ आतंकी बैठे हुए उनको डस्टबिन में डालने का वक्त है. तो सबूत पूरी दुनिया को दिखाइएगा. आगे कभी चलकर पाकिस्तान को मत दिखाइएगा. ये मेरी रिक्वेस्ट है. बाकी भारत सरकार जो फैसला. अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. पाकिस्तान लटका जा रहे हैं, इनको क्यों सबूत दिखाना है? इनको सबूत नहीं दिखा रहे हैं. इनको तो मैं ये दिखा रहा हूं कि इनके देश में क्या चल रहा है और इनकी मीडिया क्या दिखा रही है. वो भी मोदी मीडिया हो गई क्या? इनके जो प्रधानमंत्री हैं, अभी सीक्रेट हॉस्पिटलाइजेशन हुआ उनका बवासीर के केस में, क्या बात है? वो उनकी मीडिया ने रिपोर्ट किया. भारत की मीडिया थोड़ी ना है वो. इनके यहां पर जो है 10,000 से ज्यादा रेजिग्नेशन हुए, वो डॉन बता रहा है, वो ट्राइब्यून बता रहा है.
वो भारतीय मीडिया है क्या? सच दिखा रहे इनके थे। यहाँ ठीक। पर अनरेस्ट है, वो भारतीय मीडिया ठीक है। थोड़ी बता रहा है, पाकिस्तान मीडिया बता रहा है। मैं तो इनको कागज दिखा रहा हूं, उसको भी कह दो मोदी मीडिया हो गया। डरे हुए हो, कांप रहे हो, नाप रहे हो, डर रहे हो, भाग रहे हो, फैमिलीज को भगा रहे हो। ठीक है, और कहते नहीं नहीं ठीक है, रुक जाइए। अरे कामिल मीर रुक जाइए। चलिए शिवम जरा आगे बढ़ता हूं, मैं फखर यूसुफ जई को लाता हूं। हो जाएंगे, थोड़े टाइम गुजरेगा तो। हाँ ठीक है, कामिल मीर साहब रुक जाइए सर। पत्रकार थोड़ा सुनकर बातचीत करता है, आपको अच्छे सवाल मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद पता नहीं आपको पत्रकारिता मुझे ना सिखानी पड़े। सर ऐसी नौबत मत लाइए, रुक जाइए। सर, आप फखर यूसुफ जई, सवाल बहुत सीधा सा है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं 1 2 3 4 दिन में कभी भी हमला हो सकता है, तय ही नहीं कर पा रहे। 1 2 3 4 दिन गजब का है। सपने में भी भारतीय सेना, खुली आंखों से भारतीय सेना। हमने तो कहा है कि आतंकियों को खोज कर मारेंगे। इन्हें लग रहा है कि कब एलओसी पार ना हो जाए, इतना डर। हाँ, देखिए ये फैसला तो आप लोगों ने करना है कि कब आप लोग हमला कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे थे, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें तो उन्होंने कहा कि हम रेडी हैं, जब भी कब ये लोग आएंगे तो हम इनको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप 2 दिन बाद हमला करना चाहते हैं, 1 दिन बाद करना चाहते हैं, हफ्ते बाद करना चाहते हैं। पाकिस्तान रेडी है, आपको जवाब मिल जाएगा। ये तो आप फैसला करें, अपनी हुकूमत से पूछे कि वो कब ये तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो वो करे, बिल्कुल करे। क्योंकि अटैक आपके यहाँ हुआ है और आपका कहना था कि भाई हमने ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये हमने स्टेप्स लिए थे और इसके बाद हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे दूसरी चीजों में। तो फिर वो चीजें आप करें। मतलब आप, हमारे 10,000 लोगों ने रिजाइन कर लिया फौज से, आपके लिए बड़ी मतलब खुशी की खबर होनी चाहिए। 10,000 लोगों ने रिजाइन कर लिया। हमारा अगर JF-17 थंडर क्रैश हुआ है पिंडी में, तो वो भी आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज होनी चाहिए। अगर बाकी लोग परेशान हैं और घबराए हुए, बुकलाए हुए, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी खबर होनी चाहिए। ये तो आपको मतलब आपके फायदे की चीज है ना, इसमें परेशान होने वाली कोई बात तो नहीं है। चले अगर आप कहते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान परेशान है, हालांकि पाकिस्तानी सारे तो चिल मार रहे हैं, उनको तो मतलब पता भी नहीं। मीम्स बन रही है कि यार आप इस रोड से नहीं, इस रोड से अगर आपने अटैक करना है। कराची में नई मीम्स बन रही, लाहौर में अलग मीम्स बन रही है, पेशावर में, मैं 2 दिन पहले पेशावर में था, खैबर पख्तूनख्वा में। बनाने के काबिल नहीं अच्छा, है। फखर भाई, फखर भाई कैसे परेशान, पूछ रहे थे, कैसे चिल मार रही है? पूछ रहे थे कि जो मोदी साहब ने कहा था कि हमला करेंगे, कब कर रहे हैं? तो मैं कहा मोदी साहब ने मुझसे थोड़ी पूछ के हमला करना है, वो तो उन्होंने खुद फैसला करना है। प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, 140 करोड़ जनता। नाजिया, वो ठीक है, यूसुफ जई आ रहा हूं। नाजिया, फखर यूसुफ जई कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता चिल मार रही है। तो चिल कैसे मार रही, जैसे 71 में 2 टुकड़े हो गए थे, या फिर जो शिमला समझौता हुआ था जिसको लेकर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि भाई अभी रद्द मत करो, उल्टा हो जाएगा। 90,000 इनके लोग बंद थे इधर, तो कैसे चिल मार रही है? 71 टाइप का या किस टाइप का? करगिल वॉर टाइप? देखिए राकेश जी, ये जो कौम है ना फी सबीलिल्लाह और उम्मा वाली, ये जो पाकिस्तान इस्लामिक देश है ना, ये बेहिस, बेमरवत और बदतमीज कौम है। ये चिल नहीं मार रही है। इनको पता है कि ऑपरेशन स्कॉर्पियो जब अजय डोवल जी के नेतृत्व में हुआ था, तो लुंगी पकड़ करके हाफिज सईद को भागना पड़ा था। 71 इनको याद है बहुत अच्छे से। और अभी तो हमने सिर्फ वाटर स्ट्राइक और डिजिटल स्ट्राइक किया है। ये जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, जो 54-58 भारत के लोगों से कमा करके अपना घर चला रहे थे और 3-3 बीवियां चला रहे थे, इनको ये तो अब लुंगी पकड़ रहे हैं कि अब करेंगे क्या, अब इनकी दुर्दशा क्या होगी। जनरल आसिम मुनीर जो 2 नेशन थ्योरी की बातें कर रहा था कुरान की आयतों के साथ, वो अपने परिवार को, अपने खानदान को बाहर विदेश भेजा है डर के मारे। याद है राकेश जी कैसे अभिनंदन को बुलाए थे तो टांगे कांप रही थी इन लोगों की। ये वो कौम है जो अपने घर में अपनी बहू बेटियों का सलवार खोलता है। ये वो कौम है जो मदरसों में अनल सेक्स करता है। ये वो कौम है जो मौलवी मुल्लाओं के हाथ में तस्बीह दे करके आतंकवाद मचवाता है। ये कौम डरी हुई कौम है, ये तो मानना पड़ेगा। और आज इनकी घबराहट, सरसराहट, चरचराहट और इनके चेहरे का पसीना साफ। थोड़ी सी भाषा की मर्यादा दोनों ओर से बनी रहे, भाषा की मर्यादा दोनों ओर से बनी रहे। इधर का आक्रोश तो ठीक है, सीमा पार कर रहा है। सना खान जुड़ गई है क्या? जी सना खान जुड़ गई है क्या? सना देखिए नाजिया क्या कह रही है, कैसे पाकिस्तान की जनता चिल मार रही है। कार्डबोर्ड का फाइटर क्राफ्ट बना के उड़ के छत से गिर के, या मैंने एक तस्वीर देखी कि एक आपका पैराट्रूपर किसी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के ऊपर ही जाकर गिर गया। F-16 जाकर कहीं
छिपा दिया है कि S-400 की रेंज से बाहर चला जाए? पाकिस्तान की जनता कैसे चिल मार रही है? ये चांद पर जाते ही नहीं है, झंडे में ही चांद बना लेते हैं। आप लोग अगर आप लोग ने ज्वाइन किया, वो मुझे इनवाइट किया है, तो काइंडली मुझे आप मौका दें ताकि मैं अपना नैरेटिव, अपने कंट्री का नैरेटिव भी रख सकूं। ठीक है, अगर आप इनवाइट करते हैं तो उसके कुछ एथिक्स होते हैं जर्नलिज्म के, जो शायद आप लोगों को नहीं पता, लेकिन बहरहाल कम टू द पॉइंट। बात यह है कि तो बोलिए सना, मैं तो सवाल पूछकर चुप हो गया, आप एथिक्स समझाने लगे। थोड़ा सा एथिक्स अपने मुल्क को समझा ली होती। नहीं, हमें बहुत आते हैं। आप तो ये देखें ना, आपकी जो मोदी सरकार है, जब इलेक्शन आते हैं तो वो यही ड्रामा रचाते हैं, और आपके अपने हाजिर जो ऑफिसर है उसने भांडा फोड़ दिया कि ये जो कार्रवाई है भारत में, ये पाकिस्तान में हुई नहीं है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस बात को वाज़ेह तौर पे बोल दिया है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो 3-4 मुल्कों की कमेटी बनाए, इन्वेस्टिगेशन करें। तो आपको तो इस बात पर एग्री होना चाहिए। आपने इस पर खामोश बैठे हैं। इस्लाम के मानने वाले इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा क्या करते हैं? कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स पर भरोसा करते हैं क्या? अरे डस्टबीन जैसा देश है आपका, डस्टबीन जैसा देश है आपका, डस्टबीन कूड़ा करकट देश है आपका। आपका फैसला वैसे ही होगा जैसा आपके अब्बू चाहेंगे, और आपके अब्बा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। डर कर रहिए, मार के चले जाते हैं, करके बात किया कीजिए, भारत के लोगों से बात कर रही हैं। थोड़े डिस्टेंस पे आपकी आर्मी की छावनियां मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी आर्मी क्या भंग पी के सो रही थी? आपका जो मोदी जो दहशतगर्द है, वो हमेशा की तरह इलेक्शन जीतने के लिए ये कार्रवाई करता है, बेगुनाह लोगों को मरवाता है। अरे सुनिए, सना खान रुक जाइए, सना खान की आवाज डाउन करिए। सना खान सुनिए, आपका मुल्क 2% का है और आपकी सेना 2% की है, और बात समझ में आई? आपके प्रधानमंत्री जो कि हॉस्पिटल में जाकर इस मुल्क में बीमारी का बहाना बनाकर छिपे हुए हैं, और आपकी इतनी हैसियत हो रही है शिवम त्यागी कि आकर हमारे प्रधानमंत्री के को लेकर और इस तरीके की फॉल्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। 2% की आपकी सेना है जो साबुन बनाने पर ध्यान देती है, कमर्शियल बिजनेस पर ध्यान देती है। मैं सेना और सैनिकों पर नहीं इस तरीके की टिप्पणी करना चाहता था, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, लेकिन असल में हैसियत यही है कि मुनीर ने अपने परिवार को भेज दिया, जाओ विदेश में जाकर छिप जाओ, क्या पता कब यहां पर क्या हो जाए। बिलावल का परिवार जाकर छिप गया है। तो ये आपके मुल्क की हैसियत है? साबुन बनाना है, गधे एक्सपोर्ट करना है, कुत्तों से अपना बिजनेस संभालना है, इकोनॉमी संभालनी है, तो यही है आपके मुल्क की हैसियत। शिवम त्यागी रिप्लाई करिए, फिर कर्नल शिवदान आता हूं। मैं कह तो रहा हूं, मुनीर ने परिवार भेज दिया, बिलावल ने परिवार भेज दिया, प्रधानमंत्री बवासीर की वजह से हॉस्पिटलाइज हैं, लगातार आजाद कश्मीर जिसको ये कहते हैं वहां से चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, फौज से 10,000 से ज्यादा रेजिग्नेशन है, JF-17 क्रैश हो गया है। लेकिन गधे बेचने वाला मुल्क जो है, उनके जो लोग होंगे उनका लॉजिक भी तो गधा लॉजिक ही होगा ना। ये बताते अपने आप को जर्नलिस्ट है और यहां आकर देते हैं गधा लॉजिक। खैर, एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूं इनको, तो इनसे मुझे कोई बहुत अच्छी भाषा की उम्मीद नहीं है। फकर यूसुफ ने कही कि देखिए हम तो पीस में है, वी आर चिलिंग। चिल पता है आप किस दिन कर रहे थे? पाकिस्तान डिफेंस का एक ट्वीट है, स्लीप टाइट बिकॉज PAF इज अवेक। आप आराम से सोइए क्योंकि PAF जगा हुआ है। उसी रात जाकर भारत की सेना स्ट्राइक करके आ गई, यहां पर एयर स्ट्राइक करके आए। ऐसे ही तो पीस आज आप अभी भी ऐसे ही पीसफुल हैं, ऐसे ही आज चिल कर रहे हैं, ऐसे ही उस दिन चिल कर रहे थे। देश जाए भाड़ में आप चिल ही करते हैं। आपके सारे प्रधानमंत्री देश जाए भाड़ में लंदन जाके चिल ही करते हैं। आपके सारे जितने भी जनरल हैं, जब तख्ता पलट हो जाता है तो सारे लंदन में जाके चिल ही करते हैं। एक भाई लंदन में पड़ा होता है, सेना भगा देती है, दूसरे को प्रधानमंत्री बना देते हो, कल ये भी भाग जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा, चिल ही करते रहते हो। ये चिल करते करते ही तो आपने अपने मुल्क को बिल्कुल जो है पाताल लोक में पहुंचा दिया। 2% की GDP, दुनिया में कहीं कोई पूछता नहीं, साइंस में एक इन्वेंशन नहीं, किसी भी चीज में अगर कहीं हो तो बताओ ना। ये चिल करते करते ही आपने बर्बाद कर दिया बंटाधार। अरे पड़ोसी से ही सीख लेते, बड़े भाई से ही सीख लेते थोड़ा बहुत कुछ तो। खैर, आप ऐसे ही चिल करते रहिए, बर्बादी आपके सामने है, दिखेगी नहीं। और जो आदमी ऐसा होता है उसके लिए क्या ही कहा जाए। लेकिन मैं एक चीज पर कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा मोदी दहशतगर्द। हाँ, मोदी दहशतगर्द है, मोदी दहशतगर्द है, लेकिन किनके लिए? आतंकवादियों के लिए। जो लोग दुनिया में, देश में धर्म पूछ पूछ कर गोली मारते हैं, उनके दहशत होनी चाहिए मोदी की। उनकी टांगे कांपनी चाहिए, जैसे जनरल बाजवा की कांप रही थी, जैसे शाह महमूद कुरैशी की कांप रही थी, कांपनी चाहिए। जैसा अयाज सादिक ने कहा था
कि जब अभिनंदन को पकड़ा हुआ था तो भागा हुआ आया वो इनका अधिकारी और उसने कहा कि जल्दी से छोड़ दो। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जल्दी से छोड़ दो, बाजवा ने कहा जल्दी से छोड़ दो, टांगे कांप रही थी उनकी। ये इन्हीं के अधिकारियों के बयान है भाई, फ्लोर ऑफ द हाउस बयान है। तो दहशतगर्दों की, गुंडों की, आतंकवादियों की, आतंकवादी मुल्कों की टांगे कांपनी चाहिए और उनके लिए दहशत जरूरी है, मोदी की होनी चाहिए। हाँ ठीक है कर्नल शिवदान जी, जो बातें फखर यूसुफजई ने कही या सना कही, मैं आ रहा हूं जरा, कर्नल शिवदान की बात हो जाए फिर आप रखिएगा सर अपनी बात। कर्नल शिवदान ने अभी तक नहीं बोला, रुक जाइए। ठीक है कर्नल शिवदान जी, फखर यूसुफजई कह रहे हैं पाकिस्तानी, जो सना कह रही है इन्वेस्टिगेशन, इनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। तो 26/11 में नहीं हुआ था इन्वेस्टिगेशन, पठानकोट में नहीं हुआ था इन्वेस्टिगेशन, हम इन्वेस्टिगेशन ही करते रहे और उनका सबूत इनको देते रहे, तो अब ये ना होगा। कर्नल शिवदान जी ये भी मैसेज इस बार तो चले जाना चाहिए। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जैसा कि एंकर बता रहे हैं, आपने 26/11 में आपके पास सॉलिड प्रूफ था, कसाब को पकड़ा गया था और कसाब को बाद में क्या कसाब पाकिस्तानी नहीं था? इसके अलावा हमारे पाले ठीक है मैं आता हूं। कामिल मीर रुक जाइए, कामिल मीर भाई, इन्वेस्टिगेशन अब तो ना होगा और आप ये काउंट करते रहिए 1 2 3 4, इसी काउंटिंग में कब कहां क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। भारतीय सेना आक्रमण तो नहीं करेगी क्योंकि हमने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का तो ऐलान नहीं किया है। आतंक के खिलाफ तो जहां घुसे होंगे, जहां आतंक के आका बैठे होंगे, वहां ऐसे आप दिन गिनते रहिए, सीमा पर अपना काम करके चले आएंगे। जी सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मोदी साहब का कि उन्होंने जो इंडिया के साथ पिछले अपनी 2 टेन्योर में जो किया है, पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद ही अपने मुल्क का बेड़ागर्क काफी कर दिया है, हमें जरूरत नहीं है। अब साथ ही मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब मेरी आवाज बंद ना कीजिएगा, जिस तरह आप पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट्स की आवाज बंद कर देते हैं और अपने भाजन देना शुरू कर देते हैं, ऐसे ना कीजिएगा। अब मेरा मौकफ सुन लीजिएगा, मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द था, अमेरिका ने उसको बैन किया हुआ था, अब वो आपका प्राइम मिनिस्टर है और अब इंडिया जो एक सेकुलर इंडिया, अच्छा बताइए ना, क्या जीडीपी आपके मुल्क की, जो आप मोदी जी और हिंदुस्तान से बराबरी करनी है, क्या जीडीपी आपके मुल्क की बताइए, क्या डिफेंस प्रोडक्शन है बताइए आपकी, बताइए जीडीपी बताइए क्या है आपके देश, पहले तो आप बड़े बताइए ना जीडीपी ग्रोथ क्या है आपके देश की, बताइए ऐसे एथिकेट्स होते हैं, बताइए क्या है डिफेंस प्रोडक्शन कितना है बताइए, शुरू कर गए बताइए कितना है, कितने हाईवेज बनाते हो बताइए, सुने ना मेरा मौका, चांद पर कहां पहुंचे बताइए, बताइए जरा भाई बताओ, अरे बताओ ना डिजिटल में क्या किया बताओ, बताओ जरा इस देश को, हमने आपकी बातें नहीं सुनी, आपने हमारी आवाज को कुएं में पड़े हुए हो, जीडीपी डूबी हुई है, हालत खराब है, डिफेंस में बर्बाद हो, F-16 क्रैश हो रहे हैं, F-17 क्रैश हो रहे हैं, मिलिट्री ऑल टाइम लो है, डेमोक्रेटिक लेवल पर 0 हो, प्रधानमंत्री कोई भी आज तक अपना बेचारा जीवन में 5 साल पूरा कर नहीं पाया, बराबरी नरेंद्र मोदी से जो तीसरी बार जीत कर आए। अरे कुछ भी मत कह जाओ भाई, तर्क पे बात करो, बताओ ना क्या किया पाकिस्तान ने, कुछ नहीं होगा, जो मर्जी आप शोर मचाते रहे, जितना मर्जी को वेला करते रहे, क्या किया, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पहले ये आइडेंटिफाई करें, सवाल पूछ रहा हूं बताइए, जीडीपी ग्रोथ क्या है पाकिस्तान की, बताइए मैं सुन रहा हूं, चलिए मैं सुनता हूं, पाकिस्तान के अलावा आपको दूसरा कोई नाम बताइए ना जीडीपी क्या है, ये कोई फायदा नहीं है लगातार सिर्फ बोलते रहने से, जीडीपी ग्रोथ क्या है पाकिस्तान की बताओ, जल्दी होती है अगर आप जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी का मतलब समझ में आता है या नहीं आता, जीडीपी नहीं पता है, जब आप शिवम त्यागी एक रिक्वेस्ट है आपसे, शिवम त्यागी एक रिक्वेस्ट है आपसे, रुकिए कामिल में रुकिए, शिवम त्यागी एक रिक्वेस्ट है आपसे, इनसे आउट ऑफ द सिलेबस सवाल मत पूछा करिए भाई, जीडीपी वगैरह क्या होता है, जहां भीख मांगकर काम चलता हो वहां जीडीपी वगैरह कौन कैलकुलेट करता है, तो छोड़ दीजिए, ऐसे आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन मत पूछा करिए। मैं हमें प्रूफ देंगे ये हमला किसने किया है, आपको अभी तक नहीं पता, इतनी बड़ी धमाके के ऊपर ही बात कर रहे हैं, कामिल मीर धमाके के ऊपर ही बात कर रहे हैं, एक धमाका आपके भेजे भाड़े के आतंकियों ने किया, अगला धमाका हम करेंगे तो धमाके के ऊपर ही बात कर रहे हैं, किसी और चीज पर बात नहीं कर रहे हैं। फखर यूसुफजई, अरे छोड़िए ना, क्यों सारे फौजी गायब थे, आपकी डीप स्टेट इन्वॉल्व है, ठीक है चलिए सर, जाकर देखिएगा, जनता आपकी इन बातों पर हंसेगी। अरे रुकिए भाई, प्लीज रुकिए, कामिल मीर रुकिए, फखर यूसुफजई रुक जाइए, फखर यूसुफजई, शिमला समझौता हुआ, अब बिलावल भुट्टो जो कह रहे थे खून की नदियां बहा देंगे, वो कह रहे हैं कि भाई
इतनी जल्दबाजी मत करिए शिमला समझौता। अरे जरूरत किसको था, चाहिए किसको था शिमला समझौता? ना हमें तब चाहिए था, ना हमें अब चाहिए। किया गया था आपके फायदे के लिए, आपका ही फायदा हुआ था। 90,000 लोग आपके गए थे। एलओसी नहीं पार होगी, ये उसमें कमिटमेंट था, हटाइए, क्या दिक्कत है? नहीं, अगर वो हटे या ना हटे वो तो अलग बात है। बिलावल की ये वाली बात सही थी कि शिमला जो एग्रीमेंट है वो होना चाहिए। तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स ऐसे हुए हैं पास्ट में, कोई आज की बात नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी भी 1960 में हुई थी, जिसको आप लोग कह रहे हैं कि हमने उसको खत्म कर दिया, वन साइडेड, जो आप खत्म नहीं कर सकते। जहां तक बात है शिमला एग्रीमेंट की या बाकी चीजों की कि एलओसी पार करना और नहीं करना, एलओसी के ऊपर लास्ट 4 ईयर्स से सीज फायर है। लास्ट 4 सालों से उस सीज फायर की कोई बड़ी वायलेशन नहीं हुई, ये एक हकीकत है। ये बेशक आप माने या ना माने, लेकिन वो चीज नहीं हुई। कोई मतलब एक्सचेंज ऑफ फायर, कोई छोटे वाकयात के अलावा कोई बड़ा वाकया, कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। जहां तक बात है इस इंसिडेंट की, देखें आप जो मर्जी कहें, यहाँ पर आपके पार्टिसिपेंट जो मर्जी कहें, आप खुद जो मर्जी कहें, बात सिर्फ ये होती है कि जब आप मीडिया पे बात करते हैं तो मीडिया पे बात करना कोई मानले की खालाओं की तरह बातें नहीं की जाती कि मतलब मानले की खालाएं गली की नुक्कड़ पे खड़ी होकर और एक दूसरे की इस घर में ये हो रहा है तो उस घर पे वो हो रहा है, ये वाली बातें नहीं की जाती। वहां पे उस इशू के ऊपर बात की जाती है जिस पे बात करनी है। बात उस चीज पे मतलब जो पॉइंट है, फखर भाई, पता नहीं, मतलब पाकिस्तान के पत्रकार कुछ गंभीर बात नहीं कर सकते हैं क्या? आप खालाओं पर चले गए। नाजिया, मैंने बड़ी गंभीरता से बात पूछी, ये खालाओं के मोहल्ले पता नहीं कहां कहां चले गए। आप शायद इनकी उर्दू वाली जुबान ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। मतलब वो कर रहे हैं नहीं राकेश जी, मैं तो फकर यूं चाहिए किसको था शिमला पूछना चाहती समझौता हूं कि कितने मुसलमान कंट्री आपके समर्थन में है? आपको तो अरब मक्का मुअज्जमा से हाथ पकड़ पकड़ करके आपके देश की खालाओं को निकाल के फेंका जा रहा है क्योंकि भीख मांगती हैं। अफगान आपके पीछे पड़ा हुआ है, तालिबान आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप खाला की बात कर रहे हैं, आपकी तमाम खालाओं का हिजाब तो खुल चुका है। अरब में भीख मांगते हुए पकड़ाई हैं आपके देश की खालाएं और फुफ्फो, आपके देश की खाला तो और आपकी अम्मा, आप लोग तो भेजते हैं भीख मांगने के लिए। आप हमसे बराबरी कर रहे हैं, आप हमसे बराबरी कर रहे हैं। अरे ये 2 पैसे का जर्नलिज्म अपने पॉकेट में रखिए। ठीक है। शिवम त्यागी एक रिप्लाई। नाजिया, आपको रोकता हूँ। मैंने इनसे पूछा था शिमला किसको चाहिए, इंडस किसको चाहिए? हमें तो कभी नहीं चाहिए था। ये खालाओं के मोहल्ले घूमने चले गए। 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा। अब वो तो वही जाने भैया, खालाओं से उनको उतना प्रेम क्यों है, फुफ्फियों से इतना प्रेम क्यों है, वो तो उनका निजी मामला है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये इनको खालाओं वाली बात लगती है। तुम्हारे देश में घुस के एक आतंकवादी को, अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट को यूनाइटेड स्टेट्स मार के चला जाता है, ये खालाओं वाली बात है। अजमल कसाब जो तुम्हारी धरती का बेटा था, उसको यहां पर फांसी पर लटका दिया, उसको मना कर दिया, ये तो हमारा है ही नहीं है, खालाओं का बात है। 1999 में तुम्हारे खुद के फौजी उनकी लाशें कुत्ते खा रहे थे हिंदुस्तान में, उनको क्लेम करने से मना कर दिया, ये इनके लिए खालाओं वाली बात है। 65 में हार गए, खालाओं वाली बात। 71 में हार गए, खालाओं वाली बात। 99 में हार गए, खालाओं वाली बात। ठीक है सर, ठीक है। शिवम आपको रोकता हूं, समय इतना ही है। फकर यूसुफजई आपको, कामिल मीरा आपको, सना खान सुन रही है तो आपको, भैया ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह आप लोगों की दलीलें आज तक हमने सुन ली। आपने फिर आज कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं रोज कह रहा हूं, अब ये सब दलील ना चलने वाली है। तो ना आगे कोई इन्वेस्टिगेशन आपसे हम साझा करेंगे, ना कोई सबूत आपको देंगे। वर्ल्ड कम्युनिटी को दे देंगे कि ये देखो, और ये भी बता देंगे कि हम ये करने जा रहे हैं, करके बता देंगे। तो यही चलेगा और यही हिंदुस्तान करेगा आगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।